नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस आईएएस पीसीएस पर। साथियों, अभी आपने 2 दिन पहले एक न्यूज़ सुनी होगी कि सिक्किम जो है पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाला 5वां राज्य बन चुका है। तो ये आप लिस्ट देख लीजिए, 5 राज्य कौन कौन से हैं। पहला मिजोरम था, दूसरा गोवा, फिर त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। 5 ये राज्य हैं और एक यूनियन टेरिटरी है जो सबसे पहले पूर्ण साक्षरता वाला राज्य बना था, वो है लद्दाख। और ये 97% इसकी साक्षरता दर थी जून 2024 में। 24 जून 2024 को इसकी घोषणा हुई थी और ये पहला ऐसा प्राप्त करने वाला यूनियन टेरिटरी या राज्यों में भी प्रथम था। ये मतलब यूनियन टेरिटरी था, ये सबसे पहले यही बना था। उसके बाद फिर पहला राज्य बना था मिजोरम। तो ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जो है ये सीधा क्वेश्चन आपको पूछेगा। ये स्टेटमेंट देगा कि कौन कौन से राज्य हैं, इनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है, ऐसे पूछ सकता है। या सबसे पहले कौन सा बना था ये पूछ सकता है। और कितनी यूनियन टेरिटरी अभी तक बन चुकी है। तो आज की डेट तक अभी केवल लद्दाख ही है जो पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाली यूनियन टेरिटरी है। इनका क्रम आप देख लीजिए। ये याद रख लीजिए कि गोवा जो है 100% साक्षरता वाला राज्य बना है उल्लास कार्यक्रम के तहत। ये कार्यक्रम आपको याद रखना होगा क्योंकि कार्यक्रम के संदर्भ में ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्योंकि ये साक्षरता जो है वो नॉर्मल साक्षरता नहीं है, जैसे आप जनगणना में देखते हैं कि कितनी साक्षरता किस राज्य की है, ये उससे अलग कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम की खूबी क्या है कि इसके तहत उन लोगों को कवर किया जा रहा है जिन्होंने कभी स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। अभी इसके अंदर महत्वपूर्ण बिंदु 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ये टेबल इसलिए बताइए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट यही पूछे जाने के चांस हैं। अब देखते हैं इस कार्यक्रम की खूबियाँ, क्योंकि ये देखिए आप अभी जो है ना यूपी पीसीएस थोड़ा डिटेल में जाकर पूछने लगा स्टेटमेंट वाइज। तो सीधा सीधा आप एक दो फैक्ट रटने से आपका काम नहीं चलेगा। कोई भी योजना है, स्पेशली जो इस प्रकार की न्यूज में रही हुई योजनाएं हैं, उनको आप डिटेल में पढ़ लीजिए। आप अभी 10-15 मिनट अपने लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन एग्जाम टाइम में इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। पता चला कि 2 पॉइंट आ रहे हैं, तीसरा पॉइंट नहीं आ रहा है और एलिमिनेट भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर तुक्का लगाना पड़ता है। तो उससे बचिए, ये कार्यक्रम देख लीजिए, क्योंकि इसका क्या है, मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए इसके लिए प्रीलिम्स और मेंस के कुछ क्वेश्चन हमने बनाए हैं, वीडियो के एंड में इनको भी डिस्कस करेंगे। मेंस का क्वेश्चन देख लीजिए आप कैसे बन सकता है। उल्लास कार्यक्रम केवल पारंपरिक रूप से पढ़ना लिखना सिखाने की मुहिम नहीं है, बल्कि यह वयस्कों में महत्वपूर्ण जीवन कौशल विकसित करने का एक माध्यम है। इस कथन के आलोक में कार्यक्रम के प्रमुख स्तंभों की चर्चा कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए इस कार्यक्रम के 5 स्तंभ हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पूर्ण स्वयं सेविता अर्थात वॉलेंटरिज्म, क्योंकि इसमें ना जो सीखने वाले जो शिक्षार्थी हैं वो स्वयं एनरोल करते हैं और सिखाने वाले भी। और जन भागीदारी, ये क्वेश्चन ये है कि पूर्ण स्वयं सेविता और जन भागीदारी आधारित उल्लास कार्यक्रम विकसित भारत एट 2047, ये आपको पता ही है, के लक्ष्यों को प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक हो सकता है। तो कैसे सहायक हो सकता है भाई, आपको पता ही है, जब कोई साक्षर होगा, क्योंकि इसमें केवल साक्षरता का मतलब पढ़ना लिखना नहीं है, इसमें फाइनेंशियल लिटरेसी भी सिखाई जाएगी, स्किल्स भी सिखाई जाएगी। तो जैसे ये सब चीज़ें किसी व्यक्ति को मिलेंगी तो वो एक ह्यूमन कैपिटल बनेगा। तो इसी प्रकार से आपको एक थोड़ा सा फ्रेमिंग करके बता दिया है सिनॉप्सिस, इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है। अभी इसको डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए इसका परिचय और वित्तीय ढांचा क्या है। इसका नोडल मंत्रालय आप याद कर लीजिए, ये है शिक्षा मंत्रालय। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखिए, ULLAS, उल्लास की फुल फॉर्म क्या है। उल्लास की फुल फॉर्म देखिए, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। इसको इसका नोडल मंत्रालय जैसे बताया शिक्षा मंत्रालय। इसकी प्रकृति क्या है, ये केंद्र प्रायोजित योजना अर्थात सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो आपको पता होना चाहिए मुख्यतः 2 प्रकार की योजनाएं होती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेक्टर स्कीम वो होती है जिसमें पूरा पैसा सरकार, केंद्र सरकार देती है। और जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती है अर्थात सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसको बोलते हैं केंद्र प्रायोजित योजना हिंदी में। इसमें क्या होता है कि कुछ पैसा सरकार देगी, केंद्र सरकार, कुछ राज्य सरकार देगी। और जो पहले वाली बताई केंद्रीय क्षेत्र की योजना अर्थात सेंट्रल सेक्टर स्कीम, उसमें पूरा पैसा जो है केंद्र सरकार देती है।
तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे जल जीवन मिशन है, वो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, क्योंकि उसमें सारा पैसा केंद्र सरकार दे रही है। ये देखिए, इसे इसका दूसरा नाम क्या है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, इंग्लिश में क्या है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, NILP भी से कहते हैं। इसकी अवधि 5 वर्ष है, याद कर लीजिए आप, क्योंकि ये क्वेश्चन बनेगा कि 5 वर्ष के लिए कब से कब तक है, तो 2022 से 2027 तक है। कुल बजट याद कर लीजिए इसका, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, 1037.9 करोड़ है, जिसमें केंद्र सरकार कितना सीधा सीधा 700 करोड़ रुपए दे रही है। बाकी जो बचा हुआ है 337.90 करोड़ कौन है, राज्य सरकारें देंगी। जो राज्य जितना काम करेगी उतना अपने हिसाब से पैसा देगी। लक्षित वर्ग 15 वर्ष से प्लस वाले ही इसमें शामिल किए जाएंगे, ये भी याद कर लीजिए। वहाँ 14 लिख देगा, 16 लिख देगा, 18 लिख देगा, तो आपको ऐसे कंफ्यूज करेगा। और कौन, वे बच्चे या वयस्क जो औपचारिक स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए। देखिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ना, ये क्योंकि आपको मेंस में लिखना होगा और प्रीलिम्स में भी स्टेटमेंट आ सकता है। ये सभी के लिए नहीं है जो स्कूल जा रहे हैं, ये केवल उनके लिए जो वंचित रह चुके। इसके तहत एक साक्षरता सप्ताह भी चलाया जाता है, वो होता है 1 से 8 सितंबर, ये भी याद रख लीजिए आप। इसका लक्ष्य क्या है, लगभग 5 करोड़ शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देना। क्या प्रशिक्षण देना, जो ये इसका घटक है, ये याद रख लीजिए। इसका स्तंभ है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, अर्थात कितने लोगों को कम से कम ये बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक अर्थात गुणा भाग प्लस माइनस ये सब ज्ञान होना चाहिए। 5 करोड़ और 1 करोड़ जो बच्चे हैं, शिक्षार्थी हैं, उनको प्रतिवर्ष जो है साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसलिए ऐसे 5 करोड़ हो जाएंगे 5 साल में। किसके तहत, ये इसका OTLAS, तो ये क्या है, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड असेसमेंट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए। ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग असेसमेंट सिस्टम, ऐसे इसकी फुल फॉर्म है। हिंदी में क्या लिखेंगे, ऑनलाइन शिक्षण शिक्षक और ऑनलाइन शिक्षण और मूल्यांकन प्रणाली, ये आप इसका याद रख लीजिए। क्योंकि ओ से होगा ऑनलाइन और टी से होगा टीचिंग मतलब शिक्षण, एंड लर्निंग मतलब सीखना। आगे चलते हैं, इसकी प्रगति। अभी जैसे बताया प्रगति ये है, ये अभी तक भाई 6 टोटल यूनियन टेरिटरी और राज्य मिलाकर 6 हो चुके हैं। और अगर राज्य पूछता है केवल क्वेश्चन में देखना आप, तो आप 5 राज्य बताएंगे अभी तक। अगर एग्जाम जब होता है उसके बाद 1-2 राज्य और जुड़ते हैं, तो भी इसमें आप शामिल कर लीजिएगा। ये अभी का डेटा है, तो अभी ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ये बनना था। देखिए इनकी यहाँ घोषणा तिथि भी दे दी गई है, इसी क्रम में आप याद रखेंगे, क्योंकि हो सकता है पहले 3 या पहले 4 पूछे या पहले 5 पूछे, तो वो आप याद रखेंगे। अभी जो है हाल ही में ये सिक्किम देखिए 27 मई, अभी 3-4 दिन पहले ये बना है। इसकी घोषणा की है, किसने घोषणा की ये भी याद रख लेना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की है। वहाँ एक यूनिवर्सिटी में दीक्षांत कार्यक्रम था, वहाँ इन्होंने घोषणा की है सिक्किम में। आगे आगे देखते हैं, पंजीकरण कैसे होगा, उल्लास मोबाइल ऐप है, वहाँ जाकर पंजीकृत करा सकते हैं। 3 करोड़ से अधिक शिक्षार्थी, अभी इसका डेटा 4.33 है, मैंने अभी चेक किया है, यानी कि 4.25 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चे जो है शिक्षार्थी यहाँ एनरोल करा चुके हैं। मूल्यांकन कैसा होगा, ये आपको बताइए, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक मूल्यांकन परीक्षा, जिसे बोलते हैं FLNAT, इसमें इतने शामिल हुए। ये डेटा इतना नहीं पूछेगा, मेन चीज़ आप याद रख लिए, ये 26 भाषाओं में, ये जरूर याद रख लिए। वहाँ आपको 22 भाषाएं देकर कंफ्यूज करेगा, क्योंकि संविधान में 22 भाषाएं हैं, तो आपको लगेगा कि 22 भाषाओं में ही होगा ये, तो ये 26 भाषाओं में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिए। क्या है 26 भाषाओं में, वहाँ सामग्री दी है, अर्थात जो किताबें हैं ऑनलाइन वो वगैरह, वो सब 26 भाषाओं में दी गई है। राष्ट्रीय साक्षरता दर, ये 2011 का जो 74% से बढ़कर अभी ये इतना हो चुका है। ये तो एक्स्ट्रा डेटा है, ये इसका डेटा नहीं है, इसको रहने दीजिए आप। ये आप याद कर लीजिए, टेबल बता दिया आपको पूरी पूरी। 5 स्तंभ जरूर याद कर लीजिए, इसके 5 स्तंभ पूछेगा प्रीलिम्स में, ये देगा कि कौन सा नहीं है। ऐसे यहाँ दे क्या लिख देगा, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा लिख देगा, है ना, जो कि नहीं है ना, या कृषि ज्ञान, कृषि प्रशिक्षण, इस प्रकार से कुछ भी दे सकता है। वो कुछ भी, ये आपको एज इट इज पता होना चाहिए, तभी आप उसको एलिमिनेट कर पाएंगे। पहला क्या है, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता, अर्थात फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी। दूसरा क्या है, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, अर्थात क्रिटिकल लाइफ स्किल्स। तीसरा क्या है, बुनियादी शिक्षा, अर्थात बेसिक एजुकेशन, जिसमें पढ़ना लिखना आ जाता है। उसके बाद क्या है, वोकेशनल स्किल्स, अर्थात व्यावसायिक कौशल, ये भी है इसके अंदर। और कंटिन्यूअस एजुकेशन, अर्थात सतत शिक्षा, उनको क्या है, जीवन की
सभी पहलुओं की शिक्षा दी जाएगी, लगातार दी जाएगी। तो ये इसके 5 स्तंभ है, ये आप एज इट इज याद करने होंगे, तभी आप मेंस में लिख पाएंगे और प्रीलिम्स में भी सही उत्तर लगा पाएंगे। ये इसके मार्गदर्शक सिद्धांत और दृष्टिकोण है। क्या भाई, जन जन को साक्षर बनाना है, इसका विजन यही है, इसका वाक्य भी यही है। कर्तव्य बोध की भावना का विकास करना, अर्थात सेंस ऑफ ड्यूटी की हमारी ड्यूटी क्या है। नागरिकों को जब अपनी ड्यूटी पता होगा तभी वो अच्छे से एक अच्छा नागरिक बन पाएंगे। क्रियान्वयन मॉडल क्या है, ये फुल्ली वॉलंटरिज्म है, मतलब पूर्ण स्वयं सेविता है। ये अर्थात इस कोई प्रेशर किसी के ऊपर नहीं है, स्वयं की जन भागीदारी के आधार पर इस मॉडल का क्रियान्वयन किया जाएगा। हाइब्रिड मोड में है, हाइब्रिड मोड अर्थात ऑनलाइन भी क्लासेस हैं और ऑफलाइन भी है। ऑनलाइन कहाँ है, ये देखिए, ये उल्लास ऐप के वहाँ आप देखेंगे, वहाँ इसका पाठ्यक्रम पड़ा हुआ है पूरा। और ये दीक्षा पोर्टल जो कि एनसीईआरटी का है, इसके संबंध में दोनों दोनों जगह आपको किताबें वगैरह इसकी प्रशिक्षण सामग्री मिल जाएगी। दीर्घकालिक लक्ष्य इसका यही है, जैसे विकसित भारत का हमारा सपना है, आज़ादी के 100 साल बाद 2047 तक क्या हमारा सपना है कि विकसित भारत हमें बना देना है, अभी विकासशील है भारत। तो उसको बल मिलेगा, कैसे बल मिलेगा, देखिए, आर्थिक बल मिलेगा, सामाजिक बल मिलेगा। सामाजिक बल कैसे मिलेगा, जब एक व्यक्ति साक्षर होता है और वह उसको जीवन का ज्ञान होता है, समाज में कैसे रहना है ये ज्ञान होता है, तो वो देश के लिए एक असेट्स बन जाता है, अर्थात वो मानव संसाधन बन जाता है। और जब मानव संसाधन बनेगा तो वो आर्थिक क्रियाओं में भाग लेगा और देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो इसका क्या है, सर्वांगीण इफेक्ट पड़ता है, चारों तरफ बहुआयामी इफेक्ट पड़ता है। तो ये हुआ उल्लास कार्यक्रम। ये पीडीएफ जो है आपको यहाँ इस चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए, देख सकते हैं, फोकस आईएएस पीसीएस टेलीग्राम चैनल। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आंसर कुछ कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी है। अभी आप याद करोगे, ये सब कथन आपको याद हो जाएंगे अगर ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, उल्लास अर्थात नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सही है ये बताना है। तो पहला क्या है, यह एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुरूप शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो ये याद रख लीजिए, अभी ऊपर क्या बताया था याद करिए आप, है ना, फिर इसको एलिमिनेट कर सकते हैं आप। इस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य 6 से 14 वर्ग आयु के बच्चे जो स्कूल छोड़ चुके हैं उनके लिए, अभी आपको बताया था कितने वर्ष है, याद करिए। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, वित्तीय वर्ष 2022 से 27 अर्थात 5 वर्षों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता का लक्ष्य 5 करोड़ शिक्षार्थी है। तो इनमें से कौन कौन सा सही है, अगर आपने अभी सुना होगा ठीक से, तो ये गलत है, ये भी गलत है, केवल ये सही है। ये गलत क्यों है, क्योंकि सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, ये क्या है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, अर्थात केंद्र प्रायोजित योजना। इसमें क्या है, केंद्र कुछ पैसे देगा और कुछ राज्य देंगे, तो ये गलत हुआ। 6 से 14 के लिए नहीं है, अभी बताते कि 15 और 15 प्लस, जिसकी भी आयु 15 वर्ष या उससे अधिक होगी उसके लिए है। तो ये 2 गलत हो गए, ये तीसरा सही है, इसका उत्तर केवल 3 होना चाहिए। तो ये रहा इसका केवल 3, ये इसमें बताया, इसकी व्याख्या आप पढ़ लीजिए, जो ऊपर बताई हुई सेम व्याख्या है। दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है इसके ऊपर, NILP अर्थात नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता अर्थात फुल्ली फंक्शनल लिटरेसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, शिक्षा मंत्रालय के मानदंड के अनुसार यदि किसी राज्य और यूटी की साक्षरता 90% या उससे अधिक हो जाती है तो उसे पूर्ण साक्षर माना जाएगा। अभी क्या बताया था ऊपर, याद करिए, फिर देखिए स्टेटमेंट सही है कि गलत। दूसरा क्या है, लद्दाख इस कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये तो आपको पता ही होगा, अभी बताया था टेबल में, सही है। ये हो जाएगा गलत, क्योंकि ये 95% से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसका उत्तर क्या होगा, केवल 2, अर्थात बी उत्तर इसका हो जाएगा। ये बताया अभी आपको, ये देखिए 95% होनी चाहिए साक्षरता, नहीं कि 90%। तो दो क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसके 5 प्रमुख स्तंभों में से कौन कौन सा मिले, जो भी बताया आपको 5 स्तंभ। देखिए, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी है, बिल्कुल। महत्वपूर्ण जीवन कौशल, अभी बताता है, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, ये भी है, ये भी है। व्यावसायिक कौशल, वोकेशनल ट्रेनिंग, ये भी है। सतत शिक्षा, ये भी है। उच्च तकनीकी इंजीनियरिंग कौशल, ये है कि नहीं है, ये नहीं है, इंजीनियरिंग कौशल नहीं होगा, उसमें बुनियादी शिक्षा होगी केवल। तो ये हो गए इसके 5 स्तंभ। इसमें से तो कौन कौन से सही है, 1 2 4 5, 1 2 4 5, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। ये देखिए, ये 5 स्तंभ आप याद कर लीजिए, इसमें सतत शिक्षा, व्यावसायिक कौशल, बुनियादी शिक्षा, महत्वपूर्ण जीवन कौशल और बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता है।
उल्लास कार्यक्रम की प्रणाली के संदर्भ में OTLAS की फुल फॉर्म बताइए क्या है। तो अभी बताया था आपको, क्या, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग असेसमेंट सिस्टम। ये ऐसा सिस्टम है जहां उनका असेसमेंट होगा, उनके टेस्ट वगैरह होंगे, जो भी यहाँ रजिस्टर करेंगे उनका जो एक भाई सर्टिफिकेट तभी तो मिलेगा ना जब वो कोई एग्जाम पास करेंगे। तो वो एग्जाम किसके थ्रू होगा, इसके ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम। और फिर जैसे ये एग्जाम पास करते हैं शिक्षार्थी, तो उनको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि आप पूर्ण रूप से कार्यात्मक सक्षम है अभी आप। और यही यहाँ बताया हुआ है। अब ये मेंस का क्वेश्चन आपको बता ही दिया है कि ये इस प्रकार से करना है। देखिए पहला क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, देखिए आप ना अपना थिंकिंग डेवलप कीजिए। जब आप इस प्रकार से थिंकिंग डेवलप करेंगे तो आप क्वेश्चन लिख लेंगे। उल्लास कार्यक्रम केवल पारंपरिक रूप से पढ़ने लिखना की मुहिम नहीं है, बल्कि यह महत्वपूर्ण जीवन कौशल विकसित करने का एक माध्यम है। तो पहली बात तो ये कि ये इसका एक स्तंभ है पूरा का पूरा। तो उसमें यही दिया हुआ है कि कैसे आप लाइफ में जो है स्किल सीखेंगे, कौन कौन सी सीखेंगे, वो यहाँ सिखाई जाती है। तो इसका भाग कैसे लिखेंगे, इसकी भूमिका कैसे लिखेंगे, आप एक सिनॉप्सिस है, आप इसका आंसर लिखना और हमारे इस ग्रुप में सबमिट कर देना। यहाँ उसका लिंक दिया हुआ है, ये जो हमारा चैनल है यहाँ जाकर आपको उसका लिंक मिल जाएगा जहाँ कॉपियाँ सबमिट करनी है। तो फिर आपकी कॉपी जो है एक बार चेक कर दी जाएगी फ्री में और आपको एक फीडबैक दे दिया जाएगा। तो लिखना कैसे है, तो आप उल्लास के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, इसका मंत्रालय क्या है, क्या इसका लक्ष्य है, कब शुरू हुआ था, इतना बता देंगे, दैट्स इट। इतनी भूमिका काफ़ी है। मुख्य भाग में क्या लिखेंगे आप, पारंपरिक साक्षरता बनाम आधुनिक आवश्यकता है। अर्थात पहले क्या होता था, साक्षरता केवल पढ़ना लिखना, अभी क्या है, व्यावसायिक कौशल चाहिए, लाइफ कौशल चाहिए, सब कुछ चाहिए ना। जैसे कि इसमें क्या है, लीगल लीगल स्किल्स भी इसके अंदर सिखाई जाती है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। ये इस प्रकार से आप महत्वपूर्ण बिंदुवार लिख देंगे, 4-5 बिंदु। जैसे कानूनी साक्षरता भी इसके अंदर सिखाई जाती है, ये भी आपको रखना होगा। बैंकिंग सिखाया जाता है, वित्तीय साक्षरता की कैसे पेमेंट करना है, OTP नहीं बताना है, ये सब कुछ सिखाया जाता है। तो ये आप पॉइंट भी याद रखें, क्योंकि ये भी पूछ सकता है कि उल्लास कार्यक्रम के तहत क्या डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, कानूनी साक्षरता सिखाई जाती है। इस प्रकार से स्टेटमेंट देगा, आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो नहीं सिखाया जाएगा, जबकि ये सिखाया जाता है। तो यही आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन के आंसर में भी लिख देंगे। निष्कर्ष में क्या बताएंगे, कीवर्ड, जैसे आपको बताया था मैंने कीवर्ड, क्योंकि इसके टैग लाइन है, ये टैग लाइन है, वहाँ बार बार आप इसका डॉक्यूमेंट देखेंगे उल्लास कार्यक्रम का, वहाँ बार बार लिखा हुआ है कि जन जन साक्षर बनाना है। तो यही आप निष्कर्ष में लिखेंगे। क्योंकि देखिए जो अधिकारी लोग होते हैं, जो निरीक्षक होते हैं, आपकी कॉपी चेक करते हैं, वो इस प्रकार के डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं अच्छे से, सरकार की योजनाएं क्या क्या चल रही है। तो जहाँ उसके कीवर्ड आपको मिलते हैं वही आप लिख दीजिए आंसर में। इससे क्या है, आपका उत्तर और प्रभावी लगेगा। यही बताया था कि पूर्ण स्वयं सेविता और जन भागीदारी पर आधारित उल्लास कार्यक्रम विकसित भारत में कैसे मदद करेगा इसके लक्ष्यों में। तो यही बता देंगे आप। सबसे पहले भूमिका में वही लिखेंगे, इसकी शुरुआत कब हुई, जन जन साक्षर बनाना है, कर्तव्य बोध कराना है। क्योंकि देखिए उसकी भूमिका और इसकी भूमिका में अंतर क्या है। इसकी ये सीधा क्वेश्चन है कि पढ़ने लिखने की मुहिम नहीं है, जबकि वयस्कों में जीवन कौशल देना है। तो इसलिए इसमें आप भूमिका सिंपल भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, ये सीधा सीधा क्या है, विकसित भारत के लक्ष्य को पूछ रहा है। तो इनडायरेक्ट वे में क्या पूछ रहा है कि आप एक अच्छा मानव संसाधन बनाएंगे, भाई उसको अपना कर्तव्य का भी बोध होगा और जन जन साक्षर होगा, तभी उसको कर्तव्य का बोध होगा। तो इसलिए आप ये कीवर्ड के साथ यहाँ शुरुआत कीजिए। फिर मुख्य भाग में क्या लिखेंगे आप, जन भागीदारी मॉडल। भाई ये क्या है, ये समझाए कि कैसे सरकारी मशीनरी के बजाय आम नागरिकों, छात्रों, शिक्षकों के स्वयं सेवक बनने से जन आंदोलन पर टिका है। तो इससे क्या होगी, जन भागीदारी बढ़ेगी। दूसरा क्या होगा, इसकी उपलब्धि आप बता देंगे, इतने लोगों को फायदा हो चुका है। तो फिर क्या बोलेंगे, भाई ये जो साक्षर जनसंख्या होगी हमारी, ये ह्यूमन कैपिटल बनेगी, अर्थात मानव पूंजी का निर्माण करेगी। तो ऐसे ही जोड़ते हुए लिखेंगे। फिर आप इसकी कुछ उपलब्धियां, क्योंकि ये पूछा हुआ है यहाँ से, तो अलग से उपलब्धियां बताएंगे। जो टेबल बनाई हुई है सेम वही टेबल बना देंगे, तो इसकी उपलब्धियां भी आप उनको समझ में आ जाएगी और फिर आपको ठीक ठाक नंबर मिल जाएंगे इसमें अच्छे। साक्षरता, फिर निष्कर्ष क्या लगेगी, भाई साक्षरता क्या है, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की गरिमा और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करती है, जो विकसित भारत की मूल भावना है। हमारा भावना ही यही है कि सबका साथ सबका विकास, विकसित भारत का। तो ये इसका आप इससे जोड़ते हुए आप यहाँ लिख सकते हैं, सबका साथ सबका विकास। इस प्रकार के कीवर्ड आप जरूर लिखा करें उत्तर में। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, पसंद आता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।